राहुल जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो उसने अपने चाचा के बेटे ऋषु ग्रोवर पर विश्वास करके अपनी मां उषा और बहन हिना की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। लेकिन ऋषु इतना अयाश निकलेगा, राहुल ने सोचा तक नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जुर्म की कहानियां पर। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 10 सितंबर 2018 को लुधियाना के जिला एडिशनल सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ की अदालत में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा भीड़ थी। वजह ये थी कि उस दिन लुधियाना शहर के एक ऐसे दोहरे मर्डर केस का फैसला सुनाया जाना था जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। इसमें हतप्रभ कर देने वाली बात ये थी कि आरोपी ऋषु ग्रोवर मृतकों के परिवार का ही सदस्य था और उस परिवार की हर तरह से देखरेख करता था। इसके बावजूद उसने मां और बेटी की इतनी विभत्स तरीके से हत्या की थी कि उनकी लाशें देखकर पुलिस तक का कलेजा कांप उठा था। ये केस लगभग 5 सालों तक न्यायालय में चला, जिसमें 23 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। इन गवाहों में एक गवाह ऐसा भी था जिसने आरोपी को घटनास्थल से फरार होते देखा था। अभियोजन पक्ष ने इस केस में पुलिस वालों, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों आदि के बयान भी अदालत में दर्ज कराए थे। निर्धारित समय पर जिला एडिशनल सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ की अदालत में बैठने के बाद जिला अटॉर्नी रविंदर कुमार अब्रोल ने कहा कि आरोपी ऋषु ग्रोवर ने अपनी ताई और उनकी बेटी की खंजर से बेहद क्रूरतम तरीके से हत्या की थी। लिहाजा ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये दोनों मर्डर किसी और ने किए हैं। हत्याएं करने के बाद हत्यारा खून से दीवार पर एक नाम भी लिख कर गया था। खून से दीवार पर जिसका नाम लिखा गया था, पुलिस को उस शख्स से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने उस शख्स को बचाकर सीधे साधे ऋषु ग्रोवर को फंसाकर जेल में डाल दिया। ऋषु पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, लिहाजा उसे इस केस से बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। जिला एडिशनल सेशन जज ने तमाम गवाहों के बयान, सबूतों और वकीलों की जिरह के बाद आरोपी ऋषु ग्रोवर को दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए 13 सितंबर 2018 का दिन नियत कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस हत्याकांड के फैसले पर लुधियाना के लोगों के अलावा वकीलों और मीडिया तक की निगाहें जमी थीं। सनसनी फैला देने वाले इस केस को समझने के लिए हमें घटना की पृष्ठभूमि में जाना होगा। लुधियाना के बाबा थान सिंह चौक के निकट मोहल्ला फतेहगंज में बलदेव राज अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी उषा के अलावा 2 बेटियां आशना व हिना के अलावा एक बेटा राहुल था। बड़ी बेटी आशना की वह शादी कर चुके थे। शादी के लिए 2 बच्चे और बचे थे। वो उनकी शादी की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बलदेव राज की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उषा के ऊपर आ गई थी। खेती की जमीन से वो परिवार का गुजरबसा करने लगी। पंजाब के तमाम लोग विदेशों में काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा पैसे कमाने की चाह में राहुल भी अपने एक जानकार की मदद से ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां उसे अच्छा काम मिल गया था। राहुल समझ नहीं पाया चचेरे भाई को राहुल के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद लुधियाना में उसके घर में 55 वर्षीय मां उषा और 21 वर्षीय बहन हिना ही रह गई थीं। उनका ध्यान रखने के लिए राहुल अपनी बहन आशना और बहनोई विकास मल्होत्रा को कह गया था। इसके अलावा उसने अपने चाचा के बेटे ऋषु ग्रोवर से भी मां-बहन का ध्यान रखने को कहा था। ऋषु टिब्बा रोड के इकबाल नगर में रहता था। वैसे भी उषा का घर बाबा थान सिंह चौक पर ऐसी जगह रास्ते में था कि ऋषु आते जाते अपनी ताई उषा का हालचाल जान लिया करता था। जब ऋषु उषा के यहाँ आने जाने लगा तो उषा उससे घर के छोटे मोटे काम करा लिया करती थीं। इसमें ऋषु के माता पिता को भी कोई ऐतराज नहीं था। कुछ समय और बीता तो ताई के कहने पर ऋषु कभी भी रात को भी उनके घर रुकने लगा था। इसी बीच एक ये परेशानी सामने आई कि बाबू नाम का एक लड़का हिना के पीछे पड़ गया। बाबू का सैनिटरी का काम था। हिना जब भी घर से बाहर निकलती, बाबू उसका रास्ता रोककर उससे छेड़छाड़ करता था। इससे परेशान होकर हिना ने इसकी शिकायत पहले ऋषु से की और बाद में यह बात अपनी बहन और जीजा को भी बता दी।
ऋषु ने अपने तरीके से बाबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कोई हल न निकलता देख हिना के बहनोई विकास ने इसकी शिकायत थाना डिवीजन नंबर 3 में कर दी। पुलिस ने बाबू को थाने बुलाकर धमका दिया। इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ये सन 2012 की बात है। इस बीच राहुल ऑस्ट्रेलिया से लुधियाना लौटा तो ये बात उसे भी पता चली। लगभग 2 महीने लुधियाना में रहने के बाद जब वो वापस ऑस्ट्रेलिया लौटा तो अपनी मां उषा और बहन हिना की जिम्मेदारी वह ऋषु को सौंप गया। आगे चलकर यही राहुल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ऋषु एक आवारा, बदचलन और बेहद गिरा हुआ इंसान था। सिगरेट, शराब, जुए से लेकर कोई ऐसा गलत ऐब नहीं बचा था जो ऋषु में नहीं था। उषा और हिना का ध्यान रखने की आड़ में वह उषा के घर पर ही अपना डेरा जमाए बैठा था। दरअसल ऋषु के खुराफाती दिमाग में एक भयानक षड्यंत्र ने जन्म ले लिया था। उसका सीधा निशाना हिना थी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। नाजायज रिश्ते, नाजायज तरीके कब किसी इंसान को गुनाह के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस भाई को राहुल मां और बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप गया था, उसी भाई के मन में एक अपराध ने जन्म ले लिया था। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऋषु ने अपनी ताई की बेटी हिना को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जल्दी ही वह अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। उसने हिना के साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लिया। बाद में वह इसी नाजायज रिश्ते की आड़ लेकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने लगा। उससे मिले पैसों का इस्तेमाल वह अपने सपने पूरे करने में खर्च करता था। ताज्जुब की बात ये थी कि उसी घर में रहते हुए भी उषा को इस सब की भनक तक नहीं लग पाई थी। इसकी वजह ये थी कि ऋषु अपनी ताई को खाने में नींद की गोलियां दे देता था। गोलियों के नशे को उषा अपनी उम्र का रोग समझती थी। शुरू में तो हिना ऋषु के आकर्षण में फंस गई थी, पर जब तक उसे उसकी नीयत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह सिर से लेकर पांव तक ऋषु के चंगुल में फंसी हुई थी, जहां से अकेले बाहर निकलना उसके बूते की बात नहीं थी। अंत में हारकर हिना ने अपने भाई राहुल को ऑस्ट्रेलिया में फोन करके यह बात बता दिया। यहाँ हिना ने एक बार फिर बड़ी गलती की। वह राहुल से अपने और ऋषु के शारीरिक संबंधों और ऋषु द्वारा ब्लैकमेल करने की बात छिपा गई थी। ये बात फरवरी 2013 की है। अपनी बहन की बात सुन राहुल ऑस्ट्रेलिया से लुधियाना आया और उसने ऋषु को आड़े हाथों लिया। ऋषु के माता पिता ने भी उसकी अच्छी खबर ली। आखिर अपनी करनी से शर्मिंदा होकर ऋषु ने राहुल के अलावा अन्य सभी रिश्तेदारों से माफी मांग ली थी। बातों यहीं खत्म हो गई थी, पर राहुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने हिना की शादी करने के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी और लुधियाना के पखोवाल रोड निवासी सौरभ के साथ हिना की मंगनी करके शादी पक्की कर दी। शादी की तारीख 20 नवंबर 2013 तय कर दी गई। इस बार राहुल ने बहन की शादी की जिम्मेदारी अपनी बहन आशमा और जीजा विकास मल्होत्रा को सौंपी। ये सब करके वह 24 अप्रैल 2013 को ऑस्ट्रेलिया लौट गया। ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने वहां से 4 लाख रुपए और करीब $100 अपनी मां को भेजे। मां ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। राहुल समय समय पर अपनी मां को फोन करके बात करता रहता था। 21 मई 2013 को राहुल ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मां को फोन करके हालचाल पूछना चाहा तो मां का फोन बंद मिला, पर हर बार फोन बंद ही मिला। उसने 22 मई को फिर से मां को फोन किया। उस दिन भी उनका फोन स्विच्ड ऑफ था। बहन हिना का फोन भी बंद आ रहा था। राहुल परेशान था कि दोनों के फोन क्यों नहीं मिल रहे। फिर उसने अपने जीजा विकास मल्होत्रा को फोन कर कहा, जीजा जी, पता नहीं क्यों मां और हिना का फोन नहीं मिल रहा है। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, आप वहां जाकर पता तो करें क्या बात है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और आशमा कल रात को वहीं थे। हो सकता है वे लोग सो रहे हों या कोई सामान खरीदने बाजार गए हों। फिर भी मैं जाकर देखता हूँ, विकास ने कहा। उसके बाद विकास अपनी पत्नी आशमा को लेकर ससुराल गया। दोनों ने वहां जाकर देखा तो मकान का मुख्य दरवाजा बंद जरूर था, पर उसमें कुंडी नहीं लगी थी। असमंजस की हालत में विकास ने अंदर जाकर देखा तो नीचे वाले कमरे में बेड पर सास उषा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी।
मां की लाश देखकर आशमा की चीख निकल गई। विकास भी घबरा गया और सोचने लगा कि हिना कहाँ है। इसके बाद उसने ऊपर के फ्लोर पर जाकर देखा तो बाथरूम के बाहर हिना की भी खून सनी लाश पड़ी थी। उसकी लाश के पास दीवार पर खून से बाब लिखा हुआ था। बाब यानी बाबू। शक के दायरे में आया बाबू। विकास को यह समझते देर नहीं लगी थी कि ये दोनों हत्याएं बाबू सैनिटरी वाले ने ही की है, क्योंकि वह हिना को अक्सर परेशान करता था। विकास ने इसकी सूचना थाना डिवीजन 3 को दे दी। साथ ही उसने फोन द्वारा राहुल को भी बता दिया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन, एसआई प्रीतपाल सिंह, एसआई राजवंत पाल, हवलदार वरिंदर पाल सिंह, सरजीत सिंह और सिपाही राजेंद्र सिंह के साथ बताए गए पते की तरफ रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने लाशों का मुआयना किया तो पता चला कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। मौके पर उन्होंने क्राइम टीम को बुलवाया, कई जगह से फिंगरप्रिंट और खून के सैंपल लिए और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक पूछताछ में विकास मल्होत्रा से यह बात भी पता चली थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे घर में रखे 4 लाख रुपए, $100 और सोने की एक चेन भी ले गए थे। विकास के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा आईपीसी की धारा 302, 460 के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। विकास ने इस हत्याकांड का शक बाबू पर जाहिर किया था और दीवार पर भी खून से बाब लिखा हुआ था, इसलिए इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन ने बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ करने पर भी बाबू इस हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। उसका कहना था कि वह हिना का पीछा जरूर करता था, पर इन हत्याओं में दूर दूर तक भी उसका कोई हाथ नहीं है। अचानक पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं पैसों के लालच में विकास ने ही तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि घर में इतना कैश रखा है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि घटनास्थल से मिले खून के सैंपल के साथ एक किसी तीसरे आदमी का भी खून था, जो शायद हत्यारे का था। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए पुलिस ने विकास से पूछताछ की। विकास ने भी खुद को बेकसूर बताया। उससे की गई पूछताछ के बाद भी पुलिस को हत्यारों से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। संभावनाओं का पिटारा पुलिस के सामने खुला हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ठोस लीड नहीं मिल रही थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक ऐसा शख्स मिला जिसने हत्यारे को घर से निकलते देखा था और वो उसे अच्छी तरह से पहचानता भी था। इसके बाद पुलिस ने अन्य सबूत जुटाने के लिए हिना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवा कर खंगाली। उसमें कई संदिग्ध नंबर थे। उन सभी नंबरों में एक नंबर ऐसा भी था जिस पर हिना की सबसे ज्यादा बातें होती थीं। वो नंबर हिना के चचेरे भाई ऋषु ग्रोवर का था। फोन की कॉल डिटेल्स से सामने आया ऋषु का नाम। इस हत्याकांड के 2 दिन बाद राहुल भी ऑस्ट्रेलिया से आ गया। 25 मई को ही वो इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन से मिला। राहुल ने बताया कि ऋषु ने उसकी बहन हिना से नाजायज संबंध बना लिए थे। इतना ही नहीं, वह हिना को ब्लैकमेल कर उससे पैसे भी ऐंठता रहता था। राहुल के बयानों ने इस केस का पासा पलट दिया और कातिल सामने आ गया। पता चला कि हिना और उषा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि ऋषु ग्रोवर था। पुलिस ने ऋषु को हिरासत में ले लिया। ऋषु के खून की जांच कराई गई तो वह उसी खून से मैच कर गया जो घटनास्थल पर मृतकों के अलावा मिला था। ऋषु से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन ने नाले से हत्या में इस्तेमाल खंजर, प्लास्टिक के दस्ताने और एक रुमाल बरामद किया। पुलिस ने हत्या के बाद लूटे हुए पैसों में से 2,11,000 रुपए और $100 भी बरामद कर लिए। कार्रवाई पूरी करने के बाद ऋषु को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तफ्तीश पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन ने 1 महीने बाद इस केस की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। पुलिस ने अदालत में तमाम गवाह पेश किए। उनमें एक ऐसी महिला गवाह थी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ऋषु को घटनास्थल से फरार होते देखा था। दरअसल वह महिला रोज तड़के 2:30 बजे सेवा करने के लिए गुरुद्वारा साहिब जाती थी। उसी समय उसने ऋषु को उषा के घर से निकलते देखा था। अदालत ने उस महिला की गवाही को अहम माना।
तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ ने ऋषु ग्रोवर को दोषी ठहराया। ऋषु को दोषी ठहराने के बाद लोगों के जेहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि पता नहीं 13 सितंबर को जज साहब उसे कौन सी सजा सुनाएंगे। लोगों के 3 दिन इसी उहापोह की स्थिति में गुजरे। आखिर वो दिन भी आ गया जो माननीय जज ने सजा सुनाने के लिए मुकर्रर किया था। आखिर आ गया फैसले का दिन। 13 सितंबर को तमाम लोग बड़ी बेताबी के साथ कोर्टरूम में पहुंच गए थे। सुबह ठीक 10 बजे माननीय जज अदालत में बैठे। उन्होंने केस फाइल पर नजर डालते हुए कहा कि जिला अटॉर्नी रविंदर कुमार अब्रोल की दलीलों, गवाहों के बयानों और मौके पर मिले अन्य साक्ष्यों से यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि ऋषु ग्रोवर ने अपनी ताई और हिना को खंजर से ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से मार डाला था। ऋषु चचेरी बहन से अवैध संबंध बनाकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे वसूलता था, जबकि 6 महीने बाद उसकी शादी तय थी। लिहाजा ब्लैकमेलिंग का धंधा व पैसा मिलना बंद होने की रंजिश में ही उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था और हिना की शादी के लिए घर में रखा सारा पैसा लूट लिया था। ऋषु इतना शातिर दिमाग था कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में रखे गहने व कैश भी गायब कर दिए थे। साथ ही दीवार पर खून से बाब लिख दिया था, जिससे पुलिस उस तक न पहुंच सके। दोषी की घृणित मानसिकता से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उसने जघन्यतम अपराध किया है। ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभियोजन पक्ष ने अपनी चार्जशीट में आरोपी पर जो आरोप लगाए हैं, वो उन्हें पूरी तरह से साबित करने में सक्षम रहा है। आरोपी का दोष पूरी तरह से साबित होता है, लिहाजा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ऋषु ग्रोवर को अदालत मृत्युदंड की सजा सुनाती है। अपना फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश अरुणवीर वशिष्ठ ने अपनी कलम की निब तोड़ दी और उठकर अपने चैम्बर में चले गए। ऋषु ग्रोवर को फांसी की सजा सुनाए जाने पर आशमा और उसके पति विकास ने संतोष व्यक्त किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।